आज हम इसी चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स और कैसे एक सिटीजन, एक इंडिविजुअल को ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक कंट्री में सिक्योर करते हैं। एंड इसी के बाद हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। जब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द राइट्स दैट कांट बी टेकन अवे फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल सिचुएशन के दरमियान अगर हम देखेंगे ये जो है फंडामेंटल राइट्स, इनको कोई नहीं एक पर्सन से छीन सकता। और ये जो राइट्स हैं ये एक पर्सन को बाय कोर्ट मिलते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं। एंड अगर उसको लगेगा कि इसके राइट्स के साथ यहाँ पे कोई ज़्यादती हो रही है, वो कोर्ट में इंटरवीन कर सकता है, वो कोर्ट में जाकर अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है यहाँ पे। और ये जो राइट्स हैं ये यहाँ पे लिबरल प्रोस्पेक्टिव जो है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स ये जो पर्सनल लिबर्टी होती है एक इंसान की, पर्सनल लिबर्टी जो है यहाँ पे एक इंसान की, ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड हमारी जो इंडिविजुअल यहाँ पे आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, या हमारे जो वो राइट्स हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं बिकॉज वी आर द ह्यूमंस, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हालांकि यहाँ पे जब हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पे कोर्ट भी इंटरवीन कर सकता है। दैट मीन्स अगर आपको ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके इसके लिए अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो। बट वंस वी टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, वी कॉल देम दीज आर द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ ए स्टेट to promote social welfare, economic welfare and also the environment protection। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या होते हैं यहाँ पे, दीज आर दी मॉरल्स, ये मॉरल्स होते हैं एक स्टेट के। एंड इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल्स किस लिए बनाए जाते हैं, इनको क्या मतलब यहाँ पे क्या ड्यूटी होती है। दैट मीन्स यहाँ पे इनको प्रमोट करना होता है सोशल वेलफेयर। यानी सोशल वेलफेयर में आप देखोगे इंडिविजुअल्स के लिए सोशली मतलब ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें उनको वेलफेयर हो, उनका यहाँ पे प्रॉफिट हो। इसी तरीके से हम देखेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर भी इसमें मतलब जब ये फ्रेम करते हैं ये प्रिंसिपल्स, ये दिमाग में रखना होता है। एंड साथ में हम देखेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इसके अंडर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तीनों चीज़ें कब ध्यान में रखनी होती है एक स्टेट को, स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट को, तो ये ध्यान में रखना होता है वाइल फ्रेमिंग रूल्स एंड लॉज। जब एक स्टेट रूल बनाती है, लॉ बनाती है, उसको ये तीन चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। एंड दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। बट ये क्या है, ये यहाँ पे जस्टिसेबल नहीं है, दीज आर नॉट जस्टिसेबल। दैट मीन्स अगर ये चीज़ें एक स्टेट मेंटेन करेगी भी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करेगी यू कांट अप्रोच टू द कोर्ट, अब कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। यही फ़र्क है यहाँ पे किनकी, यही फ़र्क है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो एंड आप अपील कर सकते हो। बट जो यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इनके लिए आपको क्या करना है, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक स्टेट की मॉरलिटी होती है, एक स्टेट का मतलब अपना ये होता है कि वो ये प्रिंसिपल्स ध्यान में रखेगी कि नहीं रखेगी वाइल फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज फॉर द पीपल लाइक सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ऑल्सो द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की,
ये पार्ट थर्ड में देखे हैं, पार्ट थर्ड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें देखे हैं। एंड हम क्या देखेंगे, ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखे हैं यहाँ पे। तो ये किसके कहाँ से 12 से लेकर 35 तक देखे हैं। और इसी पार्ट थर्ड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको दूसरा नाम हम देते हैं मैग्ना कार्टा। इसका दूसरा नाम हम देते हैं मैग्ना कार्टा। दैट इज़ इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें हम जब देखते हैं वो कहाँ पे है, वो है पार्ट फोर्थ में। पार्ट फोर्थ में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड उसके भी अपने कुछ आर्टिकल्स हैं। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ पे दो टाइप्स के हैं। एक तो है एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स एंड दूसरे हैं नॉन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स। वो चीज़ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल डायरेक्टली गो थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर गिवन इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कॉल दैट पार्ट एज मैग्ना कार्टा ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हियर जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, it simply promotes here individuality, that is the principle that is given in the liberty like individual freedom, and here the individual interest is secured by these laws। individual identity जो है एक बंदे की, उसको सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है इन laws के थ्रू। नाउ सीधी सी बात है, ये जो laws हैं ये जस्टिसेबल हैं। दैट मीन्स दीज लॉज आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। लाइक ये जो लॉ है ये एनफोर्सेबल है बाय कोर्ट, ये कोर्ट से मिलते हैं हमें, बाय कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं। इफ़ यू थिंक दैट आपकी जो राइट्स हैं इन पे कोई ज़्यादती हो रही है, यू कैन सिंपली अप्रोच टू द कोर्ट एंड यू कैन अपील इन द कोर्ट इन योर फेवर दैट कि आपको ये राइट्स मिली। एंड इट्स ऑब्वियस फॉर द कोर्ट टू टेक ए रीजनेबल जजमेंट फॉर यू पीपल। एंड इसके बाद हम देखेंगे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहाँ से आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएस बिल ऑफ राइट्स हैं उससे इंस्पायर होके आया। एंड दूसरा है जो कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन का, उसका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उससे इंस्पायर होके ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। Now we will directly go through the various fundamental rights like right to equality। यहाँ पे क्या है, equality मतलब ये 14 से लेकर 18 तक, equality before law, that is all people are equal before law, no matter of female हो मेल हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉयड यूथ हो, कोई भी हो आप क्या हो, आप लॉ के सामने इक्वल हो। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है किसी भी ग्राउंड पे नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, रेस, सेक्स। ऑन दीज बेसिस यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो कर्टेल होनी चाहिए, वो बैन होनी चाहिए कि ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड में होनी ही नहीं चाहिए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। एंड साथ में ही क्या, जो अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा था सोसाइटी में, लाइक दलित्स को यहाँ पे अनटचेबल बोला जाता था, या बाकी टाइटल्स देते हैं हम बाय कास्ट या बाय सिंपली जो कोई काम करता है उसको उसके काम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, वो सारी चीज़ें हमें टोटली अबॉलिश करनी है। और ये जो है ये एक राइट है। लाइक अगर आपको कोई अनटचेबल बोलेगा, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट दैट पर्सन कि जिसने आपको अनटचेबल बोला। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। नाउ सिंपली जब हम राइट टू फ्रीडम में देखते हैं, फ्रीडम की जो बात है वो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सीधी सी बात है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द स्टेट, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द सिंपली नेशन। हमारा जो वतन है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए ये, बल्कि अगर
आपको लगता है गवर्नमेंट आपके लिए कोई काम नहीं कर रही है सीधे से, यू कैन टॉक अबाउट दैट इशू। बट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उससे किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। अब कुछ भी बोल दोगे, अगर उससे किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए तो वो यहाँ पे उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन हो सकता है। लाइक जो लास्ट टाइम था एक शो इंडिया में, लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट, रणवीर अलाहाबादिया, दैट काइंड ऑफ केस। जैसे आपने देखा होगा उन्होंने कैसी वो बेहुदा लैंग्वेज यूज़ की थी उस शो में, उस पर भी फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ केस हो गया था, पिटिशंस हो गई थी। तो वो चीज़ क्या आती है यहाँ पे, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आती है यहाँ पे। इसके बाद जब हम देखते हैं मूवमेंट, असेंबली भी कर सकते हैं, दैट मीन्स पीपल कैन गैदर। मूवमेंट, कोई मूवमेंट लाइक जैसे हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन थी यहाँ पे, इसी तरीके से चिपको मूवमेंट, दैट काइंड ऑफ वो था यहाँ पे। या फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन चुन लो, वो यहाँ पे क्या है, वो आपको फ्रीडम मिल रही है। चाहे आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप पढ़ो ही मत, कोई ऐसी मजदूरी करो, दैट इज़ योर फ्रीडम, दैट इज़ योर फ्रीडम प्रोफेशन। इसके बाद हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन सिंपली मीन्स जहाँ पे आपका गलत यूज़ हो रहा हो, आपके साथ कोई गलत चीज़ हो रही हो। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है, ये आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 में गिवन है। इसमें हम क्या देखेंगे, लाइक प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। अब देखोगे ट्रैफिकिंग मतलब क्या हो गया, जैसे कि रिसेंटली श्रीनगर में एक केस हो गया था, वो एक बंदा था, उसको म्यांमार में बंद किया गया था 2 महीने तक। यहाँ से उसको जॉब का ऑफ़र दे के वहाँ लिया गया, बट वहाँ पे बंद किया गया। ऐसे ही बहुत सारे गैंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ही गैंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों को जमा करते हैं इलीगली एंड उसको दूसरे मुल्कों में बेचते हैं, मतलब फॉर सम मनी, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग जो है वो यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। लाइक वी हैव वन काइंड ऑफ थिंग दैट इज़, जो आप देखोगे बेगर्स जो स्ट्रीट्स पे होते हैं, ये छोटे बच्चे, इनमें एक गैंग है, वो क्या करती है, इनको जमा करके इनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, या तो जला देते हैं या कट करते हैं, फिर इनको कहाँ बेचते हैं, फुटपाथ्स पे, सो दैट ये उनके लिए मनी कलेक्ट करे, फिर उनको दे दे। दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर, दैट इज़ काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग, वो चीज़। या चाइल्ड लेबर, इफ़ यू आर अंडर 14, दैट इज़ अगर आपकी एज 14 ईयर से कम है और आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप काम करो, दैट इज़ चाइल्ड लेबर, एंड वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, राइट। वो भी एक तरीके की एक्सप्लॉयटेशन है, गलत यूज़ है। तो उस पे भी आपका राइट है, आप उसके खिलाफ भी यहाँ पे एक्शन ले सकते हो, अपनी आवाज़ उठा सकते हो, एंड उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे कोर्ट भी जो है, कोर्ट भी आपका साथ देगा। एंड इसके बाद है राइट टू रिलीजन। एंड नाउ सी, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं। राइट टू रिलीजन में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, दैट मीन्स वॉट एवर यू थिंक इट्स योर फ्रीडम। आप क्या सोचो किसी रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, सेक्युलर स्टेट बनाने के यहाँ पे मतलब सेक्युलर स्टेट के बारे में, आपकी फ्रीडम है। अगर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अब मुस्लिम से हिंदू बन सकते हो, हिंदू से मुस्लिम बन सकते हो, इट्स योर ओन विल। नाउ coming to the next part, that is cultural and educational rights. These are given in the article 29 to 30. Protection of minority, that means minority की हमें प्रोटेक्शन करनी है, उनके जो इंटरेस्ट्स है उनको बचाना है। जैसे हम इंडिया में देखेंगे अभी वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हो गई उनके लॉज में, दैट इज़ टोटली अगेंस्ट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट यहाँ पे देखा ही नहीं जा रहा है, एंड इसी के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट भी सुना दी। 5 मई तक यहाँ पे कोई मतलब वो लॉ अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है
तो उस चीज़ पे यहाँ पे बिल्कुल बाज़ाबिता एक प्रोसीडिंग होगी, लोगों से राय पूछी जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। तो वैसे ही अगर किसी माइनॉरिटी को लगता है कि उनकी जो इंटरेस्ट्स हैं उनके साथ यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, दे कैन गो टू द कोर्ट। इसी तरीके से इफ़ दे थिंक दैट देयर कल्चर इज़ सप्रेस्ड, दे कैन सिंपली प्रमोट देयर कल्चर। वो अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं सो दैट उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो ख़त्म ना हो जाए और उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो उसको मेंटेन करके रखे। नाउ आफ्टर मूविंग अहेड वी हैव टू डिस्कस अबाउट राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है यहाँ पे। इफ़ यू थिंक दैट आपकी जो ये सारे ऊपर के लॉज हैं इनमें से ऊपर के जो राइट्स हैं कोई वायलेट हो रहा है, कोई सप्रेस हो रहा है, you can go to the court and court will help you in getting your rights. Enforcement of efforts via writs, habeas corpus and mandamus, ऐसे कुछ केसेस हैं इसमें हम देखेंगे। नाउ की फीचर्स हम जानने की कोशिश करेंगे किनके, फंडामेंटल राइट्स के। हमने पहले ही देखा ये जो राइट्स हैं बहुत सारे टाइप्स के हैं, 32 तक हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं। एंड इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। नाउ जब हम फीचर्स की बात करें, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो ये राइट्स हैं ये सिंपली हम देखेंगे सस्पेंशन जो इनका होता है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी होता है। बट यहाँ पे आर्टिकल 20 एंड 21 जो है उनका सस्पेंशन नहीं होता, उनका सस्पेंशन यहाँ पे नहीं होता। एंड ये क्या है, राइट टू फ्रीडम, सिंपली एक तो प्रोफेशन का एंड असेंबली या मूवमेंट का। इसके मतलब इसमें इमरजेंसी के दौरान आप मूवमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो और अपना प्रोफेशन चूज़ भी कर सकते हो, उस पर कोई उस टाइम पे लीगल एक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली। ठीक, तो ये स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल जो है इनमें वो क्या है, आर्टिकल 12 डिफाइंस द स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे आर्टिकल 12 में गिवन है। तो आई होप दैट यू विल चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। Still if you find any kind of problem in the state like definition of state, आप कमेंट में बोल सकते हो, then I will continue with the definition of state in the next lecture. इसके बाद हम देखेंगे not absolute, that is subject to reasonable restrictions, that is article 19. article 19 में कुछ restrictions हमें देखने को मिलती है। एंड अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, दैट इज चेंज कर सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोज एंड क्लासेस को, बट इनको हम यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनको कम्प्लीटली हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं बट कम्प्लीटली इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। स्टार्टिंग विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। तो हम क्या देखेंगे, ये जो हमने पहले ही बात की डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कोई जस्टिसेबल लॉज नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल हैं। दैट इज़ यहाँ पे हम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। ये मॉरल ड्यूटी होती है स्टेट की वाइल फ्रेमिंग पॉलिसीज़ कि वो इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखे, अपने मतलब इसमें ख्याल में रखे। और ये प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इक्वल पे, वर्कर वेलफेयर, लाइवलीहुड, जस्ट इकोनॉमी। इसके बाद विलेज पंचायत्स, कोटेज इंडस्ट्रीज़, SC ST वेलफेयर। इसी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर, प्रमोट पीस, रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे हम देखेंगे एक तो सोशलिस्टिक है। सोशलिस्टिक में हम क्या देखेंगे, इक्वल पे, दैट इज़ अगर कोई काम कर रहा है, लड़की है या लड़का है, दोनों को सेम पे मिलना चाहिए। वर्कर वेलफेयर, दैट इज़ अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके फेवर में हमें सोचना है, लाइक वो उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लाइवलीहुड, लाइवलीहुड दैट मीन्स हर एक फैमिली को, हर एक सोसाइटी के जो लोग हैं उनको एक सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन सेम मिलनी चाहिए। या जस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है
ये लोगों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ये लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। या हम देखेंगे अभी जो इकॉनमी इंडिया की है वो ऐसी है जिसमें खाली अपर क्लास का ध्यान रखा जा रहा है एंड मिडिल क्लास यहाँ पे पीट रहा है बेचारा, अपनी मतलब जितना भी है उसको टैक्स देना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जस्ट इकॉनमी नहीं है, बट हम इसके खिलाफ यहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखेंगे विलेज पंचायत्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे विलेज पंचायत्स, एसटी एससी वेलफेयर, एसटी लोग जो है, एससी लोग जो है उनके वेलफेयर के लिए हमें सोचना है। इसी तरीके से विलेज पंचायत्स हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है सो दैट लोग जो है विलेजेस के वो पंचायत्स में अपनी आवाज़ रखे और पंचायत्स फिर आगे जाके अपनी आवाज़ रखे। इसके बाद है लिबरल इंटेलेक्चुअल लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर एक के लिए सेम लॉ। इसके बाद है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, माहौल को बचाना, माहौल को प्रोटेक्ट करना, ऐसी पॉलिसीज़ लानी है। साइंटिफिक टेम्पर लाइक हमारी जो पॉलिसीज़ वो किसी रिलीजियस के बेस पे नहीं होनी चाहिए या किसी और चीज़ के बेस पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए, लाइक साइंटिफिक बेसिस पे होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनली हमें क्या करना है, हमें एक तो पीस को प्रमोट करना है, इसी तरीके से रेस्पेक्ट को प्रमोट करना है एंड इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पे रेस्पेक्ट देनी है और इंटरनेशनली अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। दीज आर दी सिंपली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड हमने क्या किया आज डिस्कस, एक तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा एंड जो ये है ये था इसका लास्ट लेक्चर एंड इसके बाद हम करेंगे यूनिट फर्स्ट की जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस हम करने की कोशिश करेंगे एंड जो भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर में यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आए हैं वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम ईज़िली अपने एग्ज़ाम में पास कर ले एंड किस तरीके से एग्ज़ाम में आराम से पास होना है वो चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you. For notes, you can simply check out the description box where you will get the link and through link you will get these all notes.